अस्सलाम वालेकुम। आज हम बच्चों फर्स्ट डे का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। टॉपिक का नेम क्या है? थ्योरेटिकल यील्ड एंड एक्चुअल यील्ड। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसमें डिफरेंस आपको बता देती हूँ, फिर हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे। ये डिस्क्रिप्शन है इसकी शुरू में, इसके बाद हम एक न्यूमेरिकल करेंगे, आपको मजीद क्लियर हो जाएगा उससे। एक्चुअल यील्ड क्या होती है कि वो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो हमें ऑब्टेन्ड होती है ना केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन से जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन्ड होगी वो एक्चुअल यील्ड होती है। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो हम कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, उसको हम बोलेंगे वो है थ्योरेटिकल यील्ड। क्लियर? तो हम इन दोनों की डेफिनेशन देख लेते हैं यहाँ पे। द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड द एक्चुअल यील्ड ऑफ दैट रिएक्शन। ठीक है, थ्योरेटिकल यील्ड क्या होगी? द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स कैलकुलेटेड फ्रॉम द बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड थ्योरेटिकल यील्ड। नेक्स्ट अब कुछ डिस्क्रिप्शन है वो देख लेते हैं। थ्योरेटिकल यील्ड इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, बाय द गिवन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ऑब्वियसली बात है, थ्योरेटिकल यील्ड डिपेंड ही बैलेंस केमिकल इक्वेशन पे ही करती है। तो आप थ्योरेटिकल यील्ड में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो ऑब्टेन कर सकते हो बाय द गिवन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इन मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज लेस देन द थ्योरेटिकल यील्ड। तो ये तो ऑब्वियस होती है कि आपके पास जो एक्चुअल यील्ड होती है वो मोस्ट ऑफ द केस जो है वो कम ही होती है थ्योरेटिकल यील्ड से। ठीक है, इसका रीजन क्या है? तो इसके 3 रीजन है, उसको वन बाय वन करके हम पढ़ते हैं कि क्यों ऑलवेज एक्चुअल यील्ड जो है वो थ्योरेटिकल यील्ड से कम होती है। प्रोसेस लाइक फिल्ट्रेशन, separation by distillation, separation by separating funnel, washing, drying and crystallization if not properly carried out decrease the actual yield। देखिए ये सारे के सारे प्रोसीजर हैं। आप कोई भी ऑपरेटर्स यूज कर रहे हो किसी भी कंपाउंड को सेपरेट करने के लिए, तो अगर आप सही से सेपरेट नहीं कर रहे, मीन सही से काम नहीं कर रहे, माइट भी पॉसिबल कि जो भी आप कंपाउंड ले रहे हो वो कहीं ना कहीं फनल पे लगा हुआ है, बीकर पे लगा हुआ है, सही से आपने उसको हीट नहीं किया, सही से आपने उसकी जो है वो कंडीशन के अकॉर्डिंग उस पर काम नहीं किया, तो कुछ भी हो सकता है। अगर आप प्रॉपरली काम नहीं करोगे तो एक्चुअल यील्ड क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज वहां से कुछ मटेरियल वेस्ट हो जाएगा ना। फर्स्ट पॉइंट ये है। सेकेंड पॉइंट इसका क्या है? Some of the reactant might take part in a completing side reaction and reduce the amount of the desired product। अब साइड रिएक्शन का मतलब बच्चे क्या होता है? अब आपको पता है कि रिएक्शन जो है वो इक्वेशन में 2 तरह के हो रहे होते हैं, फॉरवर्ड भी हो रहा होता है, रिवर्स भी हो रहा होता है। ठीक है, तो उसने कहा कि पॉसिबिलिटी है कि सम ऑफ द रिएक्टेंट माइट टेक पार्ट इन अ कंप्लीटिंग साइड रिएक्शन। अब पॉसिबिलिटी है कि रिएक्टेंट क्या करेंगे, वो प्रेफर करेंगे रिएक्शन को कि वो रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। सम ऑफ द रिएक्टेंट माइट टेक पार्ट इन कंप्लीटिंग साइड रिएक्शन एंड रिड्यूस द अमाउंट ऑफ द डिजायर्ड प्रोडक्ट। क्लियर? तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो है, जो आपको चाहिए है, डिजायर्ड प्रोडक्ट चाहिए, वो कम हो जाएगी क्योंकि रिएक्शन कंप्लीट हो गया। सेकंड में उसने क्या लिखा है कि पॉसिबिलिटी है कि रिएक्टेंट रिएक्शन को जो है वो कंप्लीट करवा दें। क्लियर? जब कंप्लीट करवा देंगे तो हमें जो डिजायर्ड प्रोडक्ट चाहिए होगा उतना प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, कम बनेगा ना। तो रिएक्शन तो कंप्लीट हो गया और प्रोडक्ट बनना अब रुक गया है। सो यहाँ पर उसने कहा कैन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ द डिजायर्ड प्रोडक्ट सो द एक्चुअल यील्ड इज लेस देन द थ्योरेटिकल यील्ड। ऑब्वियसली बात है, रिएक्शन जल्दी कंप्लीट हो गया, प्रोडक्ट कम बनेंगे। जब प्रोडक्ट कम बनेंगे तो आपके पास एक्चुअल यील्ड भी कम आएगी। क्लियर? थर्ड रीजन देखो, अ रिएक्शन में बी रिवर्सिबल। अब रिवर्सिबल क्या होता है कि रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड होगा और उसके बाद रिएक्शन जो है वो रिवर्स होता जाएगा, तो ऐसे ही बैकवर्ड, ऐसे ही फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन चलता जाएगा। ठीक है, अ रिएक्शन में बी रिवर्सिबल सो देयरफॉर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विल बी रिड्यूस्ड बाय द बैकवर्ड रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे बच्चों ए और बी ने कंबाइन किया तो सी और डी बना। ठीक है, तो ये वाला जो रिएक्शन होगा उसको हम बोलेंगे कि ये है फॉरवर्ड रिएक्शन। प्रोडक्ट हमारे पास बन गया। अब क्या होगा कि ये प्रोडक्ट दोबारा से बैकवर्ड जाना शुरू हो जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं रिवर्स रिएक्शन। जब ये प्रोडक्ट बैकवर्ड जाना शुरू हो जाएंगे तो प्रोडक्ट यूज होना शुरू हो जाएगा, प्रोडक्ट कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा रिएक्टेंट में, जिससे प्रोडक्ट क्या होगा? कम होगा, और इस कंडीशन में भी जो एक्चुअल यील्ड है वो कम हो जाएगी। क्लियर? अ रिएक्शन में बी रिवर्सिबल देयरफॉर द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विल बी रिड्यूस्ड बाय द बैकवर्ड रिएक्शन। क्लियर? ये बच्चों वो 3 रीजन है जिस वजह से एक्चुअल यील्ड थ्योरेटिकल यील्ड से कम होती है। क्लियर है? अब उसके बाद आप अगर एफिशिएंसी रिएक्शन की फाइंड करना चाह रहे हो तो वो कैसे फाइंड करोगे? एफिशिएंसी ऑफ द रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड बाय कंपेयरिंग द एक्चुअल यील्ड एंड द थ्योरेटिकल यील्ड इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज यील्ड। ठीक है, किसी भी रिएक्शन की एफिशिएंसी फाइंड करना चाह रहे हो तो आपको क्या पता होना चाहिए? आपको परसेंटेज यील्ड पता होनी चाहिए। ठीक है, और परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला क्या होता है कि एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड। एक्चुअल और थ्योरेटिकल यील्ड को डिवाइड करोगे, फिर 100 से मल्टीप्लाई करोगे, जो आंसर आएगा वो आपके पास परसेंटेज यील्ड होगी। ठीक है, तो जितनी ज्यादा बच्चे परसेंटेज यील्ड की हमारे पास वैल्यू होगी ना, उतनी ही रिएक्शन की एफिशिएंसी ज्यादा होगी। तो क्या बोला है? ग्रेटर द परसेंटेज यील्ड हायर विल बी द एफिशिएंसी ऑफ द रिएक्शन। और अगर परसेंटेज यील्ड की वैल्यू कम होगी तो रिएक्शन की एफिशिएंसी भी क्या होगी? कम होगी। क्लियर?
क्लियर हो गया। तो बच्चों हमें सिर्फ हमने यहाँ पे क्या पढ़ा है कि थ्योरेटिकल और एक्चुअल यील्ड में डिफरेंस क्या होता है। एक्चुअल यील्ड वो होती है जो आप केमिकल रिएक्शन से जो है वो ऑब्टेन करते हो, थ्योरेटिकल यील्ड वो होती है जो आप इक्वेशन से कैलकुलेट करते हो। तीन रीजन पढ़े कि एक्चुअल यील्ड क्यों थ्योरेटिकल यील्ड से कम होती है। फिर हमने ये पढ़ा कि आप रिएक्शन की एफिशिएंसी जो है वो कैसे फाइंड कर सकते हैं, उसके लिए ये फार्मूला है। अगर परसेंटेज यील्ड ज्यादा होगी तो एफिशिएंसी जो है वो रिएक्शन की ज्यादा होगी, और अगर परसेंटेज यील्ड कम होगी तो रिएक्शन की एफिशिएंसी कम होगी। क्लियर। तो ये तो बच्चे हमने पढ़ ली डिस्क्रिप्शन। अब इससे रिलेटेड हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं 4.20, जिससे आपको मजीद क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल यील्ड क्या होती है, थ्योरेटिकल यील्ड क्या होती है, और आप कैसे परसेंटेज फाइंड कर सकते हो। क्लियर है। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। एस्पिरिन इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग द सैलिसिलिक एसिड C7H6NO3 इसका फार्मूला है, जिसका मोलर मास है 138.12 ग्राम पर मोल। एंड एसिटिक एनहाइड्राइड C4H6O3 और इसका मोलर मास है 163.93 ग्राम पर मोल। ठीक है। इसे कहा कि एस्पिरिन हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, जब हम सैलिसिलिक एसिड और एसिटिक एनहाइड्राइड को हीट करते हैं तो इससे एस्पिरिन प्रोड्यूस होती है। ठीक है। सो फॉर एग्जांपल बच्चों यहाँ पे ये जो हमारे पास है C7, ये है हमारे पास सैलिसिलिक एसिड। ठीक है। और ये जो C4H4 है ये हमारे पास है एसिड एनहाइड्राइड, ये है एसिटिक एनहाइड्राइड। और ये जो ये C9H8O4 है ये है हमारे पास एस्पिरिन के मोलर मासेस यहाँ पे दिए हुए हैं। क्लियर। आप फाइंड भी कर सकते हैं बिकॉज फार्मूला आपको गिवन है, तो क्योंकि स्टेटमेंट में गिवन है तो ये आपको आएंगे ही। अब हमने फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट द थ्योरेटिकल यील्ड। ठीक है। अब उसने कहा कि थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करें आप एस्पिरिन की। मोलर मास 180.169 ग्राम when the 3 ग्राम ऑफ सैलिसिलिक एसिड। अब ये एस्पिरिन का मोलर मास है। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या दिया हुआ है, 3.00 ग्राम ऑफ सैलिसिलिक एसिड। अब ये है बच्चों गिवन मास किसका, सैलिसिलिक एसिड का। ठीक है। हीटेड विद 6.00 ग्राम ऑफ दिस, और ये किसका फार्मूला है C4H6O3, ये है एसिटिक एनहाइड्राइड का, और ये भी क्या है गिवन मास। तो देखो हमें गिवन मास भी दिया हुआ है सैलिसिलिक एसिड और एसिटिक एनहाइड्राइड का, और मोलर मास भी दिया हुआ है, तो हम मोल्स फाइंड कर सकते हैं ना। एक तो हमें थ्योरेटिकल यील्ड का पता होना चाहिए, दूसरा व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड, हमें परसेंटेज यील्ड भी फाइंड करनी है जबकि हमें एक्चुअल यील्ड दी गई है। क्लियर है। तो बच्चों इस इक्वेशन को हम दोबारा लिखते हैं सोल्यूशन में। अब आप क्या करो बच्चों, अब आप यहाँ पे इनके ना नेम लिख दो ताकि आपको ना प्रॉब्लम ना हो। क्लियर। ये क्या है, ये है एस्पिरिन, फार्मूला किसका है, ये है सैलिसिलिक एसिड। क्लियर। और ये फार्मूला किसका है, ये है एसिटिक एनहाइड्राइड, ये है एसिटिक एसिड। ठीक है। तो हमने सबके नाम मेंशन कर। अब हम जो हमें ऊपर चीजें गिवन है ना वो भी साथ साथ लिखते जाते हैं। क्लियर है। तो बच्चे यहाँ पे ये 1 मोल है इसका। ठीक है। ये भी 1 मोल है। अब यहाँ पे देखो तो ये भी 1 मोल है। क्लियर। यहाँ पे ये भी क्या है, ये भी 1 मोल है, और यहाँ पे ये भी क्या है, ये भी बच्चों 1 मोल ही है। सैलिसिलिक एसिड का हमें मोलर मास कितना दिया हुआ है ये भी लिख लेते हैं। मोलर मास हमारे पास 138.12 ग्राम पर मोल। इस तरह एसिटिक एनहाइड्राइड का मोलर मास भी दिया हुआ है विच इज 163.93 ग्राम्स पर मोल। यहाँ पे लिख लेते हैं 180.16 ग्राम्स पर मोल। क्लियर है। और इसके अलावा बच्चे हमें किस किस के गिवन मास भी दिए हुए हैं, गिवन मास भी दिया हुआ है। ठीक है। तो सैलिसिलिक एसिड का गिवन मास हमें दिया हुआ है, जरा ध्यान से देखो। एस्पिरिन व्हेन 3.00 ग्राम ऑफ सैलिसिलिक एसिड, तो इसका मास भी दिया हुआ है 3.00 ग्राम। ठीक है। तो इसी तरह 6.00 ग्राम ऑफ द C4H6 इसका फार्मूला है एसिटिक एनहाइड्राइड का 0.00 ग्राम है, ये किसका मास है, ये एसिटिक एनहाइड्राइड का। ठीक है। तो ये हमें गिवन मास भी दिए। अब आप देखो मास गिवन है, मोलर मास गिवन है, तो नंबर ऑफ मोल्स हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सैलिसिलिक एसिड। ठीक है। तो अब आप बताओ बच्चों गिवन मास कितना है, गिवन मास है हमारे पास 3.00 ग्राम, और मोलर मास इसका कितना है 138.12 ग्राम्स पर मोल। ठीक है। तो ये ग्राम इस ग्राम से कट जाएगा, 3 को डिवाइड करो 138 से, आंसर आएगा 0.022 मोल। क्लियर। तो ये आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं किसके, सैलिसिलिक एसिड के। इसी तरह आप नंबर ऑफ मोल एसिटिक एनहाइड्राइड के भी फाइंड कर सकते हो।
अब एसिटिक एनहाइड्राइड का गिवन मास कितना है बच्चों? 6.00 ग्राम, ठीक है, और इसका मोलर मास कितना है? 163.93 ग्राम्स पर मोल। क्लियर? तो ये ग्राम इस ग्राम से कट जाएगा, 6 को डिवाइड कर दो 163.93 से, आंसर क्या आएगा? 0.037 मोल। क्लियर? अब हमने यहाँ पे ये फाइंड करना है कि सबसे पहले लिमिटिंग रिएक्टेंट इनमें कौन है। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू कितनी है? 0.022, और यहाँ पे वैल्यू कितनी है? 0.037। तो ये कम नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसका मतलब है सैलिसिलिक एसिड क्या होगा? लिमिटिंग रिएक्टेंट। और यहाँ पे जो एसिटिक एनहाइड्राइड है इसमें नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू ज़्यादा है, एसिटिक एनहाइड्राइड यहाँ पे क्या होगा? ये होगा एक्सेस रिएक्टेंट, ठीक है। क्लियर? तो ये जो सैलिसिलिक एसिड है ये क्या है? ये है लिमिटिंग रिएक्टेंट। क्लियर? और ये जो एसिटिक एनहाइड्राइड है ये क्या है? ये है एक्सेस रिएक्टेंट या एक्सेस रिएजेंट। क्लियर हो गया? यहाँ पे क्रिटिकल यील्ड हमने फाइंड करनी है ना, तो मीन्स हमने मास फाइंड करना है, तो हम मास जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट से ही फाइंड करते हैं, उसके मोल से ही फाइंड करते हैं। इसका मतलब है यहाँ पे 0.022 मोल ऑफ सैलिसिलिक एसिड जो है वो कितनी एस्पिरिन प्रोड्यूस करेगा, पहले उससे हम रिलेट करते हैं। तो यहाँ पे पहले अगर बच्चों 1 मोल सैलिसिलिक एसिड है तो वो 1 मोल ही एस्पिरिन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं, 1 मोल ऑफ सैलिसिलिक एसिड produces aspirin। कितनी है? 1 मोल। क्लियर? अगर 1 मोल सैलिसिलिक एसिड होगा तो वो 1 मोल ही एस्पिरिन प्रोड्यूस करेगा। क्लियर? अब यहाँ पे कितने मोल है सैलिसिलिक एसिड के? 0.02 मोल। तो अब हम 1 की बजाय यहाँ पे क्या लिखेंगे? 0.022 मोल, ठीक है। स्टेटमेंट सेम रहेगी, प्रोड्यूसेस एस्पिरिन, तो 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0. ठीक है, तो हम 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.022 मोल से। क्लियर? तो आंसर कितना आएगा हमारे पास? 0.022 मोल्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास मोल्स किसके आ गए हैं बच्चों? ये हमारे पास मोल आ गए हैं एस्पिरिन के। क्लियर है? यानी अगर 1 मोल सैलिसिलिक एसिड होगा तो वो इतने मोल एस्पिरिन प्रोड्यूस करेगा। 0.022 सैलिसिलिक एसिड होंगे तो वो कितने मोल ऑफ एस्पिरिन प्रोड्यूस करेंगे? वो है 0.022 मोल ही। तो ये किसके मोल है बच्चों? ये आ गए हैं, ये किसके मोल आ गए हैं हमारे पास? ये आ गए हैं एस्पिरिन के मोल। तो ये हमने मोल्स फाइंड कर लिए हैं, मोलर मास हमें दिया हुआ है तो हम मास इससे फाइंड कर सकते हैं, जो कि थ्योरेटिकल यील्ड है। क्लियर? इससे मास फाइंड कर सकते हैं, मास ऑफ एस्पिरिन। तो यहाँ पे क्या आएगा? नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स अभी हमने कितने फाइंड किए हैं? 0.021, और मोलर मास हमें दिया हुआ है विच इज 180.16 ग्राम्स पर मोल। क्लियर? तो यहाँ पे फार्मूला भी, यहाँ पे आंसर भी हमारे पास मोल है, तो ये मोल इस मोल से कट जाएगा। 0.021 को मल्टीप्लाई करते हैं 180.16 से, तो आंसर क्या आएगा? 3.96 ग्राम, ठीक है। तो ये जो हमारे पास ये बेसिकली क्या है? मास ऑफ एस्पिरिन है, यानी ये हमारे पास बच्चों थ्योरेटिकल यील्ड है, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास? थ्योरेटिकल यील्ड। तो ये हमारे पास क्या आ गई? ये हमारे पास आ गई है थ्योरेटिकल यील्ड। तो एक चीज़ तो हमने फाइंड कर ली। सेकंड में हमें कहा गया है कि परसेंटेज यील्ड भी फाइंड करें। तो परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? एक्चुअल यील्ड को हम डिवाइड करेंगे थ्योरेटिकल यील्ड से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास एक्चुअल यील्ड पहले पता होनी चाहिए। तो एक्चुअल यील्ड हमें स्टेटमेंट में गिवन थी, कितनी थी? ये देखो, एक्चुअल यील्ड कितनी दी गई है? 3.15। हमारे पास बच्चों एक्चुअल यील्ड कितनी दी गई है? 3.15। क्लियर? तो हमने परसेंटेज यील्ड निकालनी है, तो इसको यहाँ पे नीचे अगेन लिखते हैं। परसेंटेज यील्ड के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है? एक्चुअल यील्ड, और एक्चुअल यील्ड कितनी है? 3.15, और थ्योरेटिकल यील्ड कितनी है? 3.96। मल्टीप्लाई कर देंगे इसको हम 100 के साथ, ठीक है। तो इसका मतलब है 3.15 को डिवाइड करेंगे 3.96 से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, जो आंसर आएगा वो परसेंटेज यील्ड होगी। ये आंसर आएगा 79.5%, ठीक है। तो देखो, अगर परसेंटेज यील्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी तो एफिशिएंसी भी रिएक्शन की ज़्यादा होगी। क्लियर है? ये था आज का टॉपिक हमारा। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।